Welcome to Global Education. Social Studies, Class 9, Chapter 7, Gujarat State Board of School Textbooks, Post Independence India. तो इंडिया की लंबी आज़ादी की लड़ाई के बाद में इंडिया को आज़ादी तो मिल जाती है। आज़ादी मिलने से पहले दो कंट्रीज़ में इंडिया को डिवाइड कर दिया जाता है। जो मेजर प्रॉब्लम्स रहती हैं उसमें दो कंट्रीज़ यानी कि इंडिया और पाकिस्तान। जो मेजर प्रॉब्लम्स उसमें रहती है वो होता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना पड़ता है। फिर जो सोवरेनिटी जो थी ब्रिटिश एम्पायर की और इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, उसको एंड करना था और इंडिया को उनको अडॉप्ट करवाना था, यानी कि उनको इंडिया में शामिल करवाना था। तो ऐसी 562 प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको इंडिया के अंदर शामिल करवाना था। और ये सब कुछ करने के बाद में जाके जब ये सब कुछ हो जाए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया जाए और फ्रेमिंग अडॉप्ट कर लिया जाए और ये प्रिंसली स्टेट्स जो 562 थी इनको इंडिया में शामिल कर लिया जाए, तब जाके इंडिया की यूनियन बन पानी थी, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये 562 प्रिंसली स्टेट्स जो थे ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं नंबर होता है। 562 छोटा मोटा नंबर नहीं होता है, और वो भी एक टाइम बाउंड पीरियड में आपको इनको मर्ज करना है इंडिया में। इनसे इंडिया को इंडिया के अंडर आना है, इनको लाना है, बल्कि ऐसा कहिए। और इंडिया की 20% पॉपुलेशन जो थी ये इन प्रिंसली स्टेट्स में रहती थी। इसमें से तीन बड़ी स्टेट्स थी, कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर। बाकी की तो छोटी छोटी थी, और छोटी भी कुछ इतनी छोटी भी होती थी कि एक गांव के साइज़ की स्टेट हो जाती थी, जिसको एक प्रिंस, एक राजा, एक नवाब, एक कुछ भी कह लीजिए, वो उसको रूल करता था। लेकिन ये 562 स्टेट्स को जो अलग अलग राजाओं की थी, नवाबों की थी, उनको एक इंडिया के अंडर लाना इतना आसान नहीं था, और उनको उन सब लोगों को अलग अलग कन्विंस करना और बहुत जल्दी ये काम करना था। तो टाइम यहाँ पे क्योंकि क्रक्स का था, इसके लिए ये बहुत मुश्किल काम था। तो ये महाराजा भावनगर थे, कृष्ण कुमार सिंह। ये इन्होंने जनवरी 15 जनवरी 1948 को फर्स्ट किंग बने, ऐसे जिन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टार्ट करी। फरवरी 15 1948 को भावनगर स्टेट को मर्ज भी कर दिया गया यूनाइटेड सौराष्ट्र स्टेट के साथ। ये सब कुछ हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों के कारण। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? एक तो वो सरदार की उपाधि दी हुई थी, साथ में उनको लौह पुरुष कहा जाता था, आयरन मैन। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी ये जो सरदार पटेल जी की जो एक बहुत महत्वपूर्ण कामयाबी थी कि उसको उन्होंने बोला कि दिस इज़ द मोस्ट नोटेबल मर्जर इन कॉन्टेम्प्ररी हिस्ट्री। फिर सरदार पटेल ने नेशनलिज्म का जो लोगों में वो भरा और उनसे अपील करी, सारे राजाओं से, नवाबों से, प्रिंस से, युवराजों से, कि अपने राज्य की जनता के प्रति उनके इंटरेस्ट में और इंडिया के इंटरेस्ट में आप वॉलंटरली इंडिया के साथ आके शामिल हो जाओ। तो ये उन्होंने अपील करी। बहुत सारे राजा, रजवाड़ा, नवाब जो थे वो इंडिया के लिए आ गए, इंडिया में शामिल होने के लिए आ गए, और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि ये एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाई जाए, बहुत इंटीग्रेटेड, स्ट्रॉन्ग, इंटीग्रेटेड और प्रॉस्परस कंट्री बनाई जाए। और सरदार पटेल ने भी बदले में उनको उनकी प्रोटेक्शन, उनके राइट्स, उनके इंटरेस्ट का वो एश्योरेंस दिया कि हाँ भैया आपके राइट्स, इंटरेस्ट और सब चीज़ का प्रोटेक्शन हम करेंगे। सरदार पटेल के साथ में थे वीपी मेनन, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ होम डिपार्टमेंट थे। इन दोनों ने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जो एक अटैचमेंट बॉन्ड था, स्टेटस को एग्रीमेंट
साथ में उन्होंने प्रिपेयर किया एक अटैचमेंट बॉन्ड और एक स्टेटस को एग्रीमेंट। और उनके बाद में उन्होंने ये रफ ड्राफ्ट जो बनाया वो दे दिया अपने कंसर्न मिनिस्टर्स को और कमेटी ऑफ किंग्स को कि आप इसको फाइनल शेप दे दीजिए जैसा आप चाहते हो, ये आधार रहेगा, अब इसको आप आगे फाइनल शेप दे दो। तो 559 किंग्स, रजवाड़ा, नवाब, ये सब जो थे इन्होंने तो एग्री कर लिया, खुशी खुशी एग्री कर लिया, क्योंकि उन्होंने ही अब ये डिज़ाइन करने में मदद करी थी। वो ड्राफ्ट जो सरदार पटेल और वीपी मेनन ने बनाया था उसको फाइनल ड्राफ्टिंग, फाइनल लुक तो इन लोगों ने ही दिया था, राजा रजवाड़ों ने ही दिया था। और साथ में इंडिया की तरफ से काउंसिल जो मिनिस्टर्स की कमेटी थी उन्होंने दिया था। तो सबकी सहमति से ये ड्राफ्ट, ये फाइनल एग्रीमेंट बना था। तो सारे राजा रजवाड़ा नवाब जितने भी थे सब लोगों ने इसको साइन कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया इंडियन यूनियन को। अब बचे तो बचे कौन, तीन ही बचे थे। वो तीन जो थे वो थे सबसे बड़े, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। ये तीनों ने एग्री नहीं करा। अब आते हैं हम हैदराबाद। हैदराबाद को कैसे मर्ज करा। हैदराबाद जो था अगस्त 15, निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो था उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया कि हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। हैदराबाद चारों तरफ से इंडिया से सराउंड था, चारों तरफ से। तो वो अब जो था इंडिपेंडेंट तो रह नहीं सकता था, उसको भी पता था। लेकिन निज़ाम ने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं ज्वाइन कर सकते क्योंकि जोग्राफिकल रीज़न है। अब पूरी तरफ इंडिया है तो पाकिस्तान तो नहीं ज्वाइन कर सकते, ये जोग्राफिकल रीज़न हो गया। और इंडिया नहीं ज्वाइन कर सकते क्योंकि हमारा आइडियोलॉजिकल रीज़न है, हम इंडिया की आइडियोलॉजी के साथ सहमत नहीं हैं, जिसके लिए हम इंडिया नहीं ज्वाइन कर सकते। तो हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहते हैं। तो निज़ाम के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निगोशिएट किया। उन्होंने निगोशिएशन में उनको मुंह पे खुले ब्लंटली बोल दिया कि जो हैदराबाद के लोग हैं वो है इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब जब निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने ये बात सुनी तो उसने अपने मिनिस्टर्स को लगा दिया, ऑफिसर्स को लगा दिया कि भैया ये कैसे हो सकता है कि हमारे लोग जो है वो इंडिया ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी सारी प्रजा के ऊपर अत्याचार, एट्रॉसिटीज़ करनी चालू कर दी कि नहीं भैया तुम इंडिया को नहीं ज्वाइन कर सकते, तुमको तो एक सेपरेट कंट्री रहना है, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे या सेपरेट कंट्री रहेंगे। तो सितंबर 18, 1948 को एक पुलिस एक्शन हुआ। उसमें पुलिस एक्शन के थ्रू हैदराबाद को यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज कर लिया गया। ये कहानी आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है, लेकिन कहानी कुछ ऐसी है कि जवाहरलाल नेहरू इंडिया से बाहर गए हुए थे और यूएनओ के अनुसार वहाँ पे मिलिट्री एक्शन नहीं लेना था, तो पुलिस की यूनिफॉर्म पहना के हमने हमारी फोर्सेस भेज दी, ऐसा कुछ कहानी है। और हैदराबाद को कैप्चर कर लिया गया, मतलब कैप्चर करके इंडिया में शामिल कर लिया गया। तो पुलिस एक्शन इस तरह से आता है। तो निज़ाम को फिर भी पूरा एश्योरेंस दिया गया। ये जो कहानी मैंने आपको बताई आपके सिलेबस में नहीं है, आपकी बुक में भी नहीं है, तो ये आपकी बस नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। तो निज़ाम को उसके सारे इंटरेस्ट रखे जाएंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे, ये सब उसको एश्योरेंस दे दिया गया। और बाद में हैदराबाद को आंध्र प्रदेश के साथ मिला दिया गया। कन्हैया लाल मुंशी ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था हैदराबाद को इंडिया के साथ मिलाने में। नेक्स्ट आते हैं हम जूनागढ़ पे। तो जूनागढ़ का मर्जर कैसे हुआ, जब इंडिपेंडेंस हुई तो नवाब ऑफ जूनागढ़ जो था उसने साइन कर दिया जी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन टू पाकिस्तान, कि हम पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे। बॉर्डर के काफ़ी पास है जूनागढ़ भी, तो पाकिस्तान में जा सकता था। पाकिस्तान ने मान लिया जी, यस पाकिस्तान विल बी रेडी टू एक्सेप्ट यू, आप आइए हम शामिल कर लेंगे आपको पाकिस्तान में। सरदार पटेल ने कहा कि उनका माथा भनक गया, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने इसका काउंटर मेजर करा, इसके खिलाफ काम किया। उन्होंने जूनागढ़ के लोग जो मुंबई में रहते थे उनसे एक अर्जी लिखाई, अर्जी मतलब एप्लीकेशन, अर्जी हुकूमत लिखवाई कि हम तो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं।
तो शेख ऑफ मैंगरोल और मानवदार जो थे वो भी इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे। ये जूनागढ़ के पास में दो छोटे छोटे और प्रिंसली स्टेट्स थे, मैंगरोल और मानववादार। तो वो वहाँ पे इंडियन नेवी को भेजा गया मैंगरोल और मानवदार में, और सोल्जर्स को भी भेजा गया ताकि वो मैंगरोल और मानवदार को प्रोटेक्ट कर सकें। साथ में जी उन सोल्जर्स और नेवी ने जूनागढ़ को भी सिक्योर कर लिया। जो नवाब ऑफ जूनागढ़ था ये तो भाग गए पाकिस्तान। अब इसमें कहानी ऐसी आती है कि वो प्लेन से भागे, प्लेन में उन्होंने अपनी रानियों को और अपने कुत्तों को रख के लेके गए, लेकिन एक आध रानी उनकी छूट गई इंडिया में ही। उनको कुत्ते बहुत प्रिय थे तो कुत्तों को भी उन्होंने प्लेन से पाकिस्तान लेके गए। खैर आपकी बुक में नहीं है ये कहानी, ये तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कहानी प्रचलित है वो बता रहा हूँ, और शायद सही भी है। तो नवंबर 9, 1947 को रेफरेंडम करवाया गया जूनागढ़ में, और जूनागढ़ के लोगों ने कहा कि हम इंडिया के यूनियन में ज्वाइन करना चाहते हैं, और 10 ये इंडिया में जूनागढ़ शामिल हो गया। अब ये जूनागढ़ में जो शामिल हुआ, जूनागढ़ जो इंडिया में शामिल हुआ, तो वो सरदार पटेल की लो पुरुष गट्स, उनकी हिम्मत दिखाता है कि क्या हिम्मत उन्होंने दिखाई। और साथ में जो जूनागढ़ के लोग थे उनकी विल पावर दिखाई कि उन्होंने इंडिया को ज्वाइन करना था, तो उन्होंने इंडिया को ही ज्वाइन किया, उन्होंने पाकिस्तान को नहीं ज्वाइन किया। अब हम आते हैं मर्जर ऑफ कश्मीर। कश्मीर का इशू सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, आज तक कॉम्प्लिकेशन बना हुआ है इसमें। जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे कि कश्मीर जो है वो मेरी रग रग में चलता है, जिस कश्मीर की रग रग को मैं जानता हूँ, मैं कश्मीरी हूँ। तो खैर जो भी था वो आज तक एक बहुत ही बड़ा मसला बना हुआ है, यूएनओ तक गया हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस इसके ऊपर बनते बिगड़ते रहते हैं, बनते तो नहीं है, बिगड़ते ही है, और आज तक बिगड़े हुए हैं, और कई लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं कश्मीर के लिए। खैर इसकी कहानी क्या है वो हम आपको समझा देते हैं। हिस्टोरिकली इसकी कहानी जो है वो ऐसी चलती है कि किंग ऑफ कश्मीर जो थे राजा हरी सिंह, वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनको किस तरफ जाना है, इंडिया की तरफ जाएं कि पाकिस्तान की तरफ जाएं। तो इतने में पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। राजा हरी सिंह ने कहा कि रिक्वेस्ट करी इंडिया को कि अपनी मिलिट्री भेज दो, हमको ज़रूरत है, हमको असिस्टेंस चाहिए, हमको पाकिस्तानियों को खदेड़ना है, JNK जम्मू एंड कश्मीर को बचाना है पाकिस्तानियों से। इंडिया वालों ने कहा कि नहीं भैया, आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पहले साइन करिए, तो इंडियन आर्मी अपने इंडियन टेरिटरी को बचाने के लिए अपने आप आ जाएगी। अब कंडीशन जो था वो नॉर्मैलिसी चाहिए थी, तो नॉर्मैलिसी होएगी जब सामान्य जीवन चालू होएगा, तब पेप्लिसाइड कराया जाएगा, यानी कि लोगों का वोट लिया जाएगा कि वो इंडिया जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान जाना चाहते हैं, इंडिया में मर्ज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। ये कंडीशन भी रखी गई वो क्लॉज में। और वो जो था, जब इन्होंने राजा हरी सिंह ने ये साइन कर दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, तो तब इंडियन आर्मी वहाँ पर आई। इंडियन आर्मी ने पहले ही, जब तक ये एग्रीमेंट चल रहा था उस टाइम पर ही सारी समीक्षा कर ली थी कि कैसे कैसे करके हमको करना है, पाकिस्तान की आर्मी कहाँ तक पहुँच गई है। वैसे पाकिस्तान की जो चीज़ नहीं लिखा हुआ आपकी बुक्स में वो भी बता देता हूँ कि पाकिस्तान ने अपनी आर्मी नहीं भेजी थी, उन्होंने कबीली लोगों को भेजा था। दरअसल वो थे तो पाकिस्तानी आर्मी के ही लोग, लेकिन वो अपने आई कार्ड या वो मिलिट्री की ड्रेस में नहीं थे, वो कबीलों की ड्रेस में थे, और उन्होंने यही बताया था कि कबीलों ने इन्वेड किया है जम्मू कश्मीर को। तो खैर साइन करने के बाद में इंडियन आर्मी आ जाती है। तब तक लेकिन वो 1/3 कश्मीर को, जम्मू कश्मीर का 1/3 एरिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, आज के दिन वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 पार्ट हो गए, तो वो जम्मू कश्मीर लद्दाख का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था। आज के दिन वो हिस्से को कहा जाता है POK। POK का मतलब होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर।
ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है, बट लीगली क्योंकि राजा हरी सिंह ने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर दिया था, इसके लिए लीगली ये इंडिया की टेरिटरी है और ये इंडिया का अभिन्न हिस्सा है। आपने अमित शाह जी को सुना ही होगा, जो होम मिनिस्टर हैं, कि कश्मीर का पीओके जो है कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है, वैसे ही एक सही चिन्ह भी कश्मीर का इंडिया का अभिन्न हिस्सा है और वो हम वापस लेके रहेंगे। ये अमित शाह जी की स्टेटमेंट्स आपने सुनी होगी, कई दफ़े टीवी वगैरह पे आती रहती हैं, लेकिन स्टेटमेंट बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल जायज़ है और है ये इंडिया का हिस्सा। तो इंडिया वालों ने बाकी का JNK 1/3 JNK को छोड़ के बाकी का 3/4 JNK मतलब 2/3 JNK को सिक्योर कर लिया, अपने पास ले लिया। और इंडिया वालों ने पाकिस्तान की कंप्लेन करी UNO की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि UNOSC में कंप्लेन करी। UNOSC ने कहा कि आप सीज़ फायर करिए, गोलियाँ वोलियाँ चलाना बंद करिए, सीज़ फायर करिए, तभी हम कुछ करेंगे। कश्मीर तब से आज तक इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में एक वो हड्डी की तरह है जो सॉल्व नहीं होता, और रिलेशंस इंडिया और पाकिस्तान के कभी नॉर्मल नहीं हुए। इसके वजह से काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी हुई, इसकी वजह से और वजहों से भी हुई, लेकिन ये एक आज तक UNO में और आपस में इंडिया और पाकिस्तान भिड़ते रहते हैं इसमें। तो 1948 में इंडिया की यूनिटी इस्टेब्लिश हुई एक हिस्टोरिकल नॉन वायलेंट मूवमेंट से। अब आते हैं मर्जर ऑफ फ्रेंच एंड पोर्चुगीज़ कॉलोनीज़। आपको पता ही होगा कि फ्रेंच कॉलोनीज़ और पोर्चुगीज़ कॉलोनीज़ भी थी इंडिया में। वो पोर्चुगीज़ ने और फ्रेंच लोगों ने भी इंडिया को कॉलोनाइज़ करा था अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिशर्स। तो पौंडीचेरी जो था वो फ्रेंच कॉलोनी था। पौंडीचेरी को आज के दिन कहा जाता है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी यानी कि पौंडीचेरी जनवरी 26, 1950 को इंडिया ने इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट के तौर पे लेकिन फ्रेंच और मतलब 1950 तक इंडिया जो था वो आज़ाद हो गया हुआ था। अपना 26 जनवरी को उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट कर लिया और एक सोवरेन स्टेट बन गया, लेकिन फिर भी फ्रेंच और पोर्चुगीज़ कॉलोनीज़ इंडिया में अभी भी चल रही थी, जैसे कि फ्रांस की कॉलोनी थी पौंडीचेरी, पुडुचेरी। तो पोर्चुगीज़ की थी दमन दीव गोवा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपील किया कि आप इनको इंडियन यूनियन में मर्ज कर दीजिए पीसफुल तरीके से। विगरस मूवमेंट हुई, नहीं माने वो लोग, तो विगरस मूवमेंट हुई और उनकी आज़ादी के लिए ये बहुत सारे चीज़ें स्टार्ट हुई। और ये लोग जो थे इस एरिया के, पौंडीचेरी, गोवा, दमन दीव, ये सब लोग इंडिया को ज्वाइन करना भी चाहते थे। फ्रेंच लोगों ने उसको दबाने की, ये मूवमेंट को दबाने की कोशिश करी ताकि वो उनकी कॉलोनी रहे, इंडिपेंडेंट ना होए। वहाँ पे नारा दिया गया हिंद छोड़ो, लीव इंडिया, ये स्लोगन दिया गया। ये स्लोगन दिया गया पौंडीचेरी में, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई उसमें 1948 में, और ये स्लोगन दिया गया था फ्रेंच गवर्नमेंट को। अभी यहाँ पे अभी तक जो भी आपने पढ़ा था वो उसमें यही था ना कि अंग्रेज़ों को दिया गया। यहाँ पे हिंद छोड़ो स्लोगन जो है वो फ्रेंच को दिया गया, लीव इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएट करे पीसफुल निगोसिएशन फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ में, कि लोग जो थे वो नहीं चाहते थे फ्रेंच गवर्नमेंट, वो इंडियन गवर्नमेंट चाहते थे। तो जून 13, 1954 को यनम भी एक जगह है, वहाँ की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये चाइना वाली पीपल्स लिबरेशन आर्मी नहीं है, ये यनम की पुडुचेरी की फ्रेंच के अगेंस्ट में पीपल्स लिबरेशन आर्मी इंडिया की थी, यनम की, पौंडीचेरी की। वो उसने एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया यनम का। फ्रेंच गवर्नमेंट ने अब रियलाइज़ करा कि लोगों का आक्रोश बहुत हो गया है और उसने अब जाके फिर इंडियन गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट किया। अक्टूबर 31, 1954 को सारी की सारी फ्रेंच कॉलोनीज़, पौंडीचेरी जिसको
कहा जाता है, जिसका हेडक्वार्टर पौंडीचेरी था, वो सारी की सारी इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने दे दी। तो और ये आया इंडिया में यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी के नाम से। पौंडीचेरी जो था वो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। पौंडीचेरी तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में पौंडीचेरी के अलावा आता है कराईकल। केरला में पौंडीचेरी का पार्ट आता है माहे। आंध्र प्रदेश में आता है यनम। ये सब जॉइंट पार्ट्स नहीं है, अलग अलग पार्ट्स है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। और वेस्ट बंगाल में आता है चंद्रनगर। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट थे, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यनम, ये सब उन्होंने इंडिया को दे दिया, चंद्रनगर भी। तो अब जो था ये अब आते हैं नेक्स्ट हम दीव दमन गोवा। ये पोर्चुगीज़ कॉलोनी थी। फ्रेंच से तो हमने ले लिया पौंडीचेरी, अब दीव दमन और गोवा जो पोर्चुगीज़ कॉलोनीज थी वो उसके ऊपर हम आते हैं। ये भी अलग अलग पार्ट्स में है, ये सारा एक ही पार्ट में नहीं है कि कॉन्टीन्यूस एक ही जगह पर है, ऐसा नहीं है, अलग अलग पार्ट्स में। अगस्त 15, 1947 को पॉलिटिकल इंडिया तो आज़ाद हो गया। अब पॉलिटिकल लीडर्स ने और सत्याग्रही जो थे दीव दमन और गोवा, मतलब अंग्रेज़ों से लड़ाई ख़त्म करके फिर वो पोर्चुगीज़ के साथ में लड़ने के लिए वो दीव दमन गोवा में एंटर करे, सत्याग्रही और सब, और कि गोवा को फ्री कर दो। तो गोवा फ्री एजिटेशन चालू हुआ, फ्री गोवा एजिटेशन। इसमें वॉलंटियर्स बहुत सारे मरे, हज़ारों की संख्या में मरे सत्याग्रही, वॉलंटियर्स, प्रोटेस्ट, परसुएशन, निगोसिएशन, सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ फेल हो गया। फिर ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया कि गोवा को आज़ाद करो। दिसंबर 18, 1961 की आधी रात को पोर्चुगीज़ गवर्नर डी सिल्वा को सराउंड कर लिया गया और उसने सरेंडर कर दिया इंडियन गवर्नमेंट को। इंडियन फोर्सेस ने गोवा दमन दीव को कैप्चर कर लिया और इंडियन तिरंगा जो था ट्राई कलर उसको फहरा दिया वहाँ पे। और अब जो था ये लास्ट रिमेन्स ऑफ कॉलोनियल पास्ट जो थे वो इंडिया से निकल गए। अंग्रेज़ों को पहले निकाल दिया था, फिर फ्रेंच को निकाला, फिर जाके पोर्चुगीज़ को निकाला। तो मार्च 12, 1962 गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये सब अलग अलग जगह पर है, इनको इंडिया की यूनियन टेरिटरी में मर्ज कर दिया, इंडिया में मर्ज कर दिया गया एज यूनियन टेरिटरीज। मई 30 को 1987 को दमन एंड दीव को सेपरेट कर दिया गया गोवा से। सिलवासा बना कैपिटल दादरा एंड नगर हवेली का। दमन बना कैपिटल दमन एंड दीव का। अब दादरा एंड नगर हवेली के पास में ही पड़ता है दमन भी, लेकिन दमन और दीव जो है वो काफ़ी दूर है। अगर लैंड डिस्टेंस में देखा जाए तो काफ़ी दूर है, अगर सी से देखा जाए तो वो काफ़ी पास में पड़ते हैं, लेकिन फिर भी दूर है, अलग एरिया है। और गोवा अलग जगह पे है। गोवा का कैपिटल बना पांजी और दमन एंड दीव का कैपिटल बना दमन। सिलवासा बना दादरा एंड नगर हवेली का कैपिटल। तो फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। इंडिया आज़ाद हो गया, यूनिफाई हो गया, प्रिंसली स्टेट्स 562 इंडिया में मिल गए। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद भी मिला लिए गए। फिर ये क्या कहते हैं, फ्रेंच एंड पोर्चुगीज़ कॉलोनीज़ को भी इंडिया में मिला लिया गया। अब इंडिया एक बड़ी कंट्री बन गया, इंडिपेंडेंट भी हो गया, प्रिंसली स्टेट्स भी आ गए। इंडिया ने यूनियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एक्सेप्ट किया। और अब जो आया दौर वो था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सारा काम होए। जो पुराने ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वो प्लस प्रिंसली स्टेट्स, इनको 4 टाइप में डिवाइड किया गया, 4 डिविजन्स में डिवाइड किया गया जो यूनिफिकेशन और मर्जर के बाद में। वो अभी हम आपको बता देते हैं टेबल से, तो टेबल आपको 1 मिनट के बाद में बताते हैं। सारे के सारे जो ABCD 4 डिविजन्स थे सबके इक्वल स्टेटस नहीं था। स्टेट जो था वो एक बार इंडिया में आ तो सकता था लेकिन बाहर नहीं जा सकता था। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बनाया गया और
इंडिया को कहा गया यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि 562 स्टेट्स का यूनियन बना था इंडिया इसके लिए। तो वो जो टेबल हमने बताया आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया स्टेट्स को, 4 टाइप की स्टेट्स को, ABCD, वो हम आपको भी बता देते हैं। तो ये हमने आपके लिए थोड़े से न्यूमोनिक्स भी बना दिए हैं इसके लिए। क्लास ए स्टेट्स जो थी उसके लिए हमने न्यूमोनिक बनाया हुआ है, MBA कॉट अप प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो MBA कॉट अप प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो था, इसके अंदर जो स्टेट्स आते हैं कैटेगरी ए की स्टेट्स, जो क्लासिफिकेशन फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया गया वो आती हैं M से मुंबई, B से बिहार, A से आसाम, आंध्र प्रदेश 2। तो MBA ये हो गया। C से कॉट, कॉट आता है चेन्नई के लिए, लेकिन तब वो मद्रास कहलाता था, वैसे वो चेन्नई है आज के दिन में। तो MBA कॉट अप, अप से आया उत्तर प्रदेश। POW यानी कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर से, P से आता है पंजाब, O से आता है उड़ीसा, W से आता है वेस्ट बंगाल। अब हम आते हैं कैटेगरी बी की स्टेट्स। कैटेगरी बी के लिए हमने न्यूमोनिक बनाया हुआ है MP जैक राष्ट्र। तो M से आता है मैसूर, P से आता है पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, A से आता है जम्मू कश्मीर, C से आता है सेंट्रल इंडिया, K से आता है ट्रेवेनकोर कोचिन। आप कहोगे K से ट्रेवेनकोर कोचिन का क्या रिलेशन है भाई, केरला में, इसके लिए K से रिलेशन आ गया ट्रेवेनकोर कोचिन का। तो MP जैक हो गया यहाँ तक। अब आता है राष्ट्र, MP जैक राष्ट्र। RA से राजस्थान, S से सौराष्ट्र और HTRA से हैदराबाद। तो MP जैक राष्ट्र ये आपको लर्न करने के लिए काम आएगा। फिर कैटेगरी C क्लासिफिकेशन, इसको हमने न्यूमोनिक दिया है वतन हमारा भारत, कैपिटल दिल्ली, वीर किलोमीटर। तो V से विंध्या प्रदेश, A से अजमेर, VATN, तन से त्रिपुरा, हमारा HP, H से HP, भारत, B से भोपाल और बिलासपुर, कैपिटल से कूर्ग, कूर्ग कर्नाटका में है, बहुत हाथी होते हैं, बहुत कॉफ़ी होती है यहाँ पे। D से मतलब दिल्ली से दिल्ली ही है और कुछ नहीं है। वीर से विंध्या प्रदेश, ये एक्चुअली वीर 2 बार आ गया। वतन हमारा भारत, कैपिटल दिल्ली, वीर जो है 2 बार आ गया विंध्या प्रदेश। खैर कोई बात नहीं, आप एक ही बार रखिएगा। तो दिल्ली आगे किलोमीटर कर दीजिएगा, वीर हटा दीजिएगा बीच में से। K से कच्छ और M से मणिपुर। तो ये आपका वतन हमारा भारत, कैपिटल दिल्ली, किलोमीटर, वीर हटा दीजिएगा बीच में। अब हम आते हैं कैटेगरी D, यानी कि उसका न्यूमोनिक हमने दिया हुआ AN से होता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। A से अंडमान, N से निकोबार, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये हमने न्यूमोनिक्स दिया हुआ है क्लासिफाई D क्लास की स्टेट्स को। अब हम आते हैं फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। ये एक बार तो बना दी उन्होंने स्टेट्स, लेकिन इसको ज़रूरत समझी गई कि इसको वापस रीऑर्गेनाइज करें, क्योंकि पब्लिक की भी मांग थी अलग अलग तरीक़ों से। तब तो जल्दबाजी में कर दिया इसको एक, जैसे भी करा उस टाइम पे 1947 में, लेकिन बाद में इसका डिमांड रेज हुआ कि इसको अलग अलग रीऑर्गेनाइज करा जाए। तो कुछ लिंग्विस्टिक बेसिस पे, कुछ और किसी बेसिस पे इनको डिमांड रेज हुआ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में अपॉइंट किया रिटायर्ड चीफ जस्टिस फैज़ल अली को एज चेयरमैन, और साथ में उनके अपॉइंट किया जस्टिस हृदयनाथ कुंजरू को और जस्टिस KM पनिकर को। तो इनको बनाया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का चेयरमैन और उसके पार्ट्स, उसमें काम करने वाले लोग। तो कमीशन ने सब स्टेट से कहा कि आप अपने जो आपका ओपिनियन है वो हमारे को सब बताइए, साथ में पब्लिक से पोस्टल इंटरेक्शन के थ्रू उनसे मंगाया गया कि आप क्या समझते हो। मतलब स्टेट से भी मंगाया गया, हर स्टेट से भी मंगाया गया कि आपका क्या ओपिनियन है, और पब्लिक से भी आपका क्या व्यूज़ है, क्या ओपिनियन है, क्या आप चाहते हो वो हमको बताओ।
1956 में ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करके बिल आया जिसके अंदर चेंजेस थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस पास करे गए, इम्प्लीमेंट करे गए और सारी की सारी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करा गया। जो पुराना ओल्ड क्लासिफिकेशन था ABCD, उसको डिसॉल्व कर दिया गया और अमेंडमेंट करी गई अपेंडिक्स 1 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 14 कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। ये हम आपको टेबल में भी बता देंगे। कुछ बाइलिंगुअल स्टेट्स भी थे, हालांकि ये इसका बेसिस होना था लिंग्विस्टिक बेसिस, लेकिन कुछ स्टेट बाइलिंगुअल भी थे, जैसे कि मुंबई स्टेट जिसमें महाराष्ट्र भी आता था, गुजरात भी आता था, सौराष्ट्र भी आता था, एक ही स्टेट में मुंबई स्टेट कहते थे। उसका कैपिटल दिया गया मुंबई। जो हमने आपको बताया 14 स्टेट वो ये हैं। यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही रखा हुआ है सबको। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टेट से। कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स 14 जो थे वो थे आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मुंबई, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ये हो गए 14 स्टेट्स। अब यूनियन टेरिटरीज़ में आते हैं तो उसमें आते हैं दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। तो ये आपके 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ आ गए। अब उसके बाद में अभी भी जो था ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ही रहा, फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो इसमें कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जो आपकी बुक में कवर नहीं करी गई है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा का बाइफिकेशन और हिमाचल प्रदेश का, ऐसे कुछ कुछ बाइफिकेशंस थे जो आपकी बुक में नहीं कवर करे गए। खैर जो भी बाइफिकेशन आपकी बुक में कवर करे गए वो हम ले लेते हैं। कि मुंबई जो था वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बाईलिंगुअल स्टेट था जिसमें गुजराती और मराठी 2 भाषाएं चल रही थी। तो मई 1 1960 को गुजरात को अलग कर दिया और रिकग्नाइज कर दिया और गुजरात में आया गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ, ये 3 रीजन्स इंक्लूड कर दिए। इसका कैपिटल दिया गया गांधीनगर। फिर मार्च 25 1960 को महाराष्ट्र बना, उसको रिकग्नाइज करा गया और उसका कैपिटल आया मुंबई। फिर आते हैं लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स, 7 बहनों का राज्य। ये आता है आसाम। आसाम का कैपिटल नंबर 1 पे आता है आसाम। आसाम का कैपिटल दिसपुर, मेघालय का कैपिटल शिलोंग, मणिपुर का कैपिटल इम्फाल, त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर, मिजोरम का कैपिटल ऐजवाल, नागालैंड का कोहिमा। तो लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स का आया ये। फिर आते हैं हम ईयर 2000 में। ईयर 2000 में बिहार को सेपरेट किया गया। बिहार का कैपिटल पटना और झारखंड का कैपिटल रांची बना दिया गया। फिर हम आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश था, वो भी 2000 में ही हुआ। उसमें मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल और छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर आया। उत्तर प्रदेश को भी सेम ईयर 2000 में करा गया। तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल आता है लखनऊ और उत्तराखंड का कैपिटल आता है देहरादून। फिर हम आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को 2014 में करा गया और आंध्र प्रदेश को जो डिवाइड करा गया वो आया आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती और तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद। इसके बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी आता है, लेकिन वो आपकी बुक में कवर नहीं करा गया है। फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस चलता रहा, आज भी चल रहा है कि स्मॉलर और सेपरेट स्टेट्स चाहिए, बिगर स्टेट्स की ज़रूरत नहीं है। सब लोगों की मांग यही रही और आज के दिन भी ये चलता जा रहा है। जैसे मैंने आपको बोला अभी, जैसे विदर्भ जो रीजन है महाराष्ट्र का, वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है और वो भी अपने आप को सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं। और एज ऑन डेट इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ये भी हम आपको टेबल से बता देते हैं आगे। तो ये जो टेबल आपको बताया गया है, हमने बना के बताया है, इसमें ये स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स। आंध्र प्रदेश, अमरावती, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, आसाम, दिसपुर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर, गोवा, पणजी, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, झारखंड, रांची, कर्नाटका, बेंगलुरु, केरला, त्रिवेंद्रपुरम, मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलोंग,
मिजोरम आइजवाल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गैंगटॉक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड के दो कैपिटल है, देहरादून विंटर कैपिटल और गायसन जो है वो समर कैपिटल है, वेस्ट बंगाल का कोलकाता। अब हम आते हैं यूनियन टेरिटरीज़ पे, तो यूनियन टेरिटरीज़ में आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पोर्ट ब्लेयर उसका कैपिटल, चंडीगढ़ का कैपिटल चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ 3 राज्यों का कैपिटल है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी है, तो 3 चीज़ों का कैपिटल चंडीगढ़ ही है। दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव का कैपिटल दमन कर दिया गया है। यानी कि जो सिलवासा जो दादरा एंड नगर हवेली का कैपिटल था वो हटके अब दादरा एंड नगर हवेली और साथ में दमन एंड दीव ये काफ़ी पास में ही है। मतलब दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन पास में है, दीव थोड़ा दूर है लैंड डिस्टेंस के अनुसार, क्योंकि काफ़ी घूम के जाना पड़ता है। तो इनका कैपिटल दमन कर दिया गया है। फिर दिल्ली का कैपिटल न्यू दिल्ली है। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर समर कैपिटल है, जम्मू विंटर कैपिटल है। बहुत ठंड हो जाती है ना, तो समर में श्रीनगर में सारे काम करने मुश्किल हो जाते हैं गवर्नमेंट को, तो इसके लिए वो जम्मू में शिफ्ट कर जाती है विंटर के टाइम पे। लद्दाख का कैपिटल समर में लेह है और विंटर में कारगिल है। कारगिल वॉर आपने सुना ही होगा। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स का कैपिटल करावती है। आजकल लक्षद्वीप भी काफ़ी न्यूज़ में है मालदीव्स के चक्कर में। तो ये हो गया, ये आपका स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ का मैप है, 28 स्टेट और सारी यूनियन टेरिटरीज़ का। तो ये आपको मैप में आपको मेरे को बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या चीज़ कहाँ पर है, आप खुद भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ये आपकी बुक का ही मैप है, कोई अलग मैप नहीं है। तो अब हम आते हैं रीजनलिज्म पे। रीजनलिज्म जो है वो वैसे तो एक यूनाइटेड कंट्री के डेवलपमेंट के अगेंस्ट में है, लेकिन फिर भी रीजनलिज्म के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, रीजनलिज्म के बेसिस पे बाइफिकेशन हुआ है स्टेट्स का। जजेस की कमेटी बैठा के, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो बैठाई थी कमेटी रीऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें करा गया है। तो रीजनलिज्म और लिंग्विस्टिक बेसिस ये सब के ऊपर डिवीज़न हुआ है और आज तक चलता जा रहा है, लेकिन फिर भी इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। पर्सनल डेवलपमेंट अच्छी है, बट जब राष्ट्र की बात आती है, सोसाइटी की बात आती है, कंट्री की बात आती है, नेशन की बात आती है, तो वो इंडिविजुअल एस्पिरेशंस डेंजरस हो जाते हैं। तब टीम की बात आती है, भाई पूरी टीम को इकट्ठा लेके चलना है, जैसे आप कहते हो ना, बस वैसे ही राष्ट्र को इकट्ठा लेके चलना होता है। रीजनलिज्म को ख़त्म करना पड़ता है। और इंडिपेंडेंस के बाद में ये जरूरी समझा गया कि इंडिया की प्रोग्रेस के लिए रीजनलिज्म को हटा के इंडिया की प्रोग्रेस के बारे में सोचिए। जो लोग एक जगह पे बहुत लंबे अरसे से रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में एक कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं, एक पर्टिकुलर कल्चर का भाग हैं, उनके एक इमोशंस, उनकी भावनाएं बॉन्डिंग हो जाती है उस एरिया के लोगों से, उस एरिया की जोग्राफी से, उस एरिया के भाषा से, कल्चर से, सब चीज़ से, तो वो कैसे भूल सकते हो। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है रीजनलिज्म के लिए। फिर लैंग्वेज भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है, लैंग्वेज से भी रीजनलिज्म हो जाता है। नॉर्दर्न इंडिया जैसे था वो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में कहा जाता है, और सदर्न इंडिया जो है वो नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में कहा जाता है। तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के तरफ पे भी लिंग्विस्टिक डिवाइड कहा जाता है, और स्टेट्स को हिंदी स्पीकिंग एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में डिवाइड करा जाता है। तो इस बेसिस पे भी रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने रिकमेंड करा था कि रीजन्स के लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी डिवाइड करिए आप। फिर कास्ट एंड रिलीजन के बेसिस पे भी आता है। डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग इंडिया में को एग्जिस्ट करते हैं। कई रिलीजन्स में मतलब इंडिया में क्योंकि कुछ एरिया में
किसी एरिया में कोई रिलीजन बहुत ज़्यादा प्रचलित है तो किसी एरिया में कोई और रिलीजन बहुत ज़्यादा प्रचलित है। नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में टोटली डिफरेंट कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लाइफस्टाइल, प्रोफेशन, सब कुछ अलग है, रिलीजन भी अलग है उनका। बाकी के इंडिया के मुकाबले वहाँ पे डिफरेंट रिलीजन फॉलो करा जाता है। फिर बोडो पीपल जो हैं वो भी सेपरेट स्टेट, सेपरेट रीजन अपने लिए मांगते हैं आसाम में। और बहुत सारी बोडो की मूवमेंट होती हैं जो इतनी ज़्यादा पीसफुल मूवमेंट्स नहीं होती हैं, स्टॉर्मी आतंक टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। और यूएलएफए का नाम आपने सुना होगा, तो आसाम में उसका भी टेररिज्म है। फिर पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब भी सेपरेट हुए रीजनलिज्म के वजह से, कि यहाँ की भाषा की वजह से और रीजनलिज्म के वजह से सेपरेट हुए। करंटली विदर्भा जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि महाराष्ट्र में विदर्भा की सेपरेट स्टेट हो, ये डिमांड करी जा रही है। नेशनल इंटरेस्ट में इंडिया के ये यूनिटी होनी चाहिए, और यूनिटी जो ऑफ इंडिया जो है वो सर्वप्रिय है, और रीजनल डिवाइड जो है वो गलत है, लेकिन फिर भी होता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया इज़ अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो है वो प्रायोरिटी है ऑन यूनिटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, उसके ऊपर रादर देन रीजनल डिमांड के बदले इंडिया की प्रोग्रेस को देखो भैया कैसे प्रोग्रेस हो रही है। उसके वजह से अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो होता है वो भी करना पड़ता है। अब फॉरेन रूलर्स, रीजनल इनइक्वालिटी तो रही थी और आज भी है। जो फॉरेन रूलर्स थे उन्होंने तो इकोनॉमिक प्रॉफिट को लिंक करा कि भैया यहाँ से मेरे को रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, लगान ज़्यादा आएगा, यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री है, यहाँ पे ज़्यादा कारोबार है, यहाँ पे ज़्यादा खेती बाड़ी है, यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, उसके अनुसार उनको रेवेन्यू किस चीज़ से आ रहा है उसके अनुसार उन्होंने प्रॉफिट लिंक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करी। कि जहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, मान लो रेगिस्तान है राजस्थान में, तो वहाँ पे कुछ रेवेन्यू नहीं आएगा उनको रेगिस्तान से, तो वहाँ की डेवलपमेंट पिछड़ गई और बाकी एरियाज़ की डेवलपमेंट हुई। तो जहाँ पे रेवेन्यू बेस्ड उन्होंने उनका प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव समझ लीजिए, तो उन्होंने प्रॉफिट लिंक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करी और रीजनल इनइक्वालिटीज़ हुई, डिस्पैरिटी हुई, कहीं पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई, कहीं पे कम डेवलपमेंट हुई। अब इंडिपेंडेंस के बाद में प्लानिंग कमीशन बिठाया गया, प्लानिंग कमीशन बनाया गया, जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसका एम था कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो, सब रीजन्स में एक जैसी डेवलपमेंट हो, इस एम से बिठाया गया प्लानिंग कमीशन को। रीजनल प्रेशर सर्टन तो होता ही है कि पॉलिटिशियन जो होते हैं वो कहते हैं कि मेरे एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो बड़ी स्कीम आ रही है गवर्नमेंट की वो मैं किसी तरीके से अपने एरिया में खींच के ले जाऊँ। तो टग ऑफ वॉर, रस्सा खींचते ना, स्पोर्ट्स डे आपका होता होगा तो टग ऑफ वॉर होता होगा, तो उस तरीके से वो लोग कोई बड़ी स्कीम आती है तो वो कोशिश करते हैं कि मेरे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें ये बड़ी स्कीम लग जाए, रादर देन पड़ोसी दूसरे किसी और एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी के बदले। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वो अपने खुद के रीजन में ले जाने की कोशिश करते हैं और अपना ही बताते हैं कि ये मैंने डेवलपमेंट करवाया है। रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट, ग्रांट एट्सट्रा, ये सब भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं रीजनल इनइक्वालिटी और डेवलपमेंट में। रीजनल इक्वालिटी, इनइक्वालिटी वर्सेस डेवलपमेंट अगर आप कहो तो रिसोर्सेज जो रहते हैं, किसी एरिया में कुछ रिसोर्स है जो डेवलपमेंट के काम आ रहा है और कहीं पे गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दिया, तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर कुछ एरिया मॉडरेटली डेवलप्ड होते हैं, कुछ वेरी डेवलप्ड होते हैं, कुछ लेस डेवलप्ड होते हैं, और वैसे ही स्टेट्स में भी होता है कि कुछ स्टेट्स वेरी डेवलप्ड, कुछ मॉडरेटली डेवलप्ड, कुछ लेस डेवलप्ड है। वैसे रीजन्स में भी विद इन द स्टेट भी वो चीज़ होती है।
जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, उसमें भी कुछ बैकवर्ड एरियाज़ हैं जैसे मराठवाड़ा और विदर्भा तो ऑलरेडी कह रहा है कि हमारे को सेपरेट स्टेट बना दो। आंध्र प्रदेश में भी रायलसीमा, आंध्र प्रदेश बहुत डेवलप्ड स्टेट है, लेकिन रायलसीमा उसका एक रीजन है जो बहुत पिछड़ा हुआ है। उसी तरीके से कुछ एग्रीकल्चरली भी डेवलपमेंट होती है, कुछ इंडस्ट्रियल तौर पे डेवलपमेंट या पिछड़ा हुआ स्टेट हो जाता है। फिर बाउंड्री इश्यूज आते हैं। अब कंट्री एक है तो उसके अंदर बाउंड्री इशू, स्टेट की बाउंड्री का इशू क्यों आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना, लेकिन आता है। इंडिया सर्वप्रिय नहीं होता, पंजाब हरियाणा के बीच में आता है, गुजरात महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में बाउंड्री इशू आता है। रिवर वाटर, अरे यार एक ही कंट्री है इंडिया, फिर भी रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में, मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन में, इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन में, एग्रीकल्चर सेक्टर तक में आता है यार। एक स्टेट और दूसरी स्टेट आपस में लड़ते रहते हैं। नेशनल सुपीरियरिटी एंड डिग्निटी जो है वो प्राइम इम्पोर्टेंस पे है, ना कि नैरो माइंडेड रीजनलिज्म हार्मफुल है इंडिया की नेशनल यूनिटी और नेशनल एकता के हिसाब से। रीजनल डिस्पैरिटीज़ या रीजनल इनइक्वालिटीज़ के साथ साथ इंडिया की कुछ डेवलपमेंट भी हो रही थी, और डेवलपमेंट को भी हमको देखना पड़ेगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे कैसे इंडिया की डेवलपमेंट हुई। तो साइंटिफिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट भी हुई इंडिया की, और इंडिया के पास जो जिस हालत में अंग्रेज़ इंडिया को छोड़ के गए थे, उस हालत में अगर देखा जाए तो बहुत ही कम रिसोर्सेज थे, लिटरेसी भी नहीं थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी जो इंडिया ने डेवलपमेंट करी साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, वो ट्रमेंडस है, बियॉन्ड बिलीफ है, और कोई कंपैरिजन भी नहीं है उसका। और जो बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस हैं आज के दिन, इंडिया उनको पीछे छोड़ रहा है, ये एक यूनिक अचीवमेंट है इंडिया की। अगर साइंटिस्ट का नाम लिया जाए तो होमी बाबा, राजा रमन्ना, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सीवी रमन। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट टेक्नोक्रेट्स की बात करी जाए तो सर एम विश्वेश्वरैया, सैम पिट्रोडा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने बाद में, इनको रॉकेट मैन, मिसाइल मैन और न्यूक्लियर टेस्ट भी इन्होंने करवाया था। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें करी थी। फिर ई श्रीधरन, जिन्होंने मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट लिया और उसको इंडिया में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। लेकिन ये सब चीज़ें अकेली नहीं हैं, इंडिया में कुछ और भी चीज़ें थी जो फाउंडेशन बनती हैं इन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स की। वो चीज़ें जो फाउंडेशन बनती हैं इन सब की, वो हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, फिज़िकल रिसर्च लेबोरेटरीज। ऐसी सब चीज़ें, ऐसे सब इंस्टीट्यूट्स जो हैं, ये बेसिस बनते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर साइंटिस्ट और हर इंजीनियर यहीं से पास आउट होके आया है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, वो अलग अलग जगह से पास आउट होके आए हैं। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा कारण है इंडिया में आज के दिन बहुत अच्छे इंजीनियर्स और बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनाने का, कि ये सब इंस्टीट्यूट्स इंडिया में भी हैं। और कुछ और महिलाएं भी, अभी तक जो हमने आपको नाम लिए वो आदमियों के नाम थे, अब महिलाओं के नाम ले लेते हैं कि महिलाएं भी कोई पीछे नहीं हटी थी, महिलाएं भी आगे थी। जैसे जानकी अम्मा, फ्लोरा वेजिटेशन के नाम के साथ में उनका नाम जुड़ा जाता है, अजीमा चैटर्जी केमिस्ट्री के साथ, डॉक्टर इंदिरा आहूजा मेडिसिन के साथ, शाकुंतला देवी मैथमेटिशियन थी, उनको ह्यूमन कंप्यूटर तक कहा जाता है और दुनिया भर में उनकी ख्याति है। कल्पना चावला अब नहीं रही, वो एस्ट्रोनॉट थी, और स्पेस मिशन में उनका जो था वो स्पेस शटल वो एक्सप्लोड कर गया था। तो फिर सुनीता विलियम्स, ये भी एस्ट्रोनॉट थी। कल्पना चावला जो थी ये पंजाब से थी, पंजाब हरियाणा से थी, और सुनीता विलियम्स जो थी ये गुजरात से इनके रूट्स हैं इंडिया में। इस तरीके से औरतें भी कहीं पीछे नहीं हटी हुई हैं, औरतें भी बहुत आगे हैं। साइंटिफिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट, वुमेन्स ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है इंडिया की प्रोग्रेस के
ये जो मैंने आपको पिछले टेबल से आपको बता दिया, 1947 में इंडिया पूरी तरह निर्भर था फूड ग्रेन्स के मामले में भी दूसरे कंट्रियों के ऊपर, कि भैया हमारे को चावल दे दो, हमारे को गेहूँ दे दो, हमारे को मक्का दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो हम हमारे जो पैदावार हो रही है वो इतनी नहीं है कि हम सारी पब्लिक को, इंडिया के सारे नागरिकों को खिला सकें, इंडिया की सारी पॉपुलेशन को खिला सकें। लेकिन आज के दिन, 1947 के दिन और आज के दिन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज इंडिया सेल्फ रिलायंट है। आज इंडिया ने डैम्स बनाए, लेक्स बनाए, कैनाल्स बनाए, मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स, लेबोरेटरीज, यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, ताकि इंडिया की एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर किलोमीटर, पर हेक्टर, पर मीटर, पर स्क्वायर, जो भी कह लीजिए, पर स्क्वायर फुट, पर स्क्वायर मीटर बढ़ जाए इंडिया की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन करा भैया इंडिया ने, किसी की मदद लेनी पड़ी तो वो भी ली, और कुछ टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करी, कुछ रिसर्च खुद किया, और कर करा के आज इंडिया सेल्फ रिलायंट है। सेल्फ रिलायंट के अलावा दूसरे कंट्रीज़ में खाना भेज रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि रशिया और यूक्रेन जो थे वो वीट एक्सपोर्ट करते थे, वीट एंड वीट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते थे यूरोप को और अमेरिका को। आज जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तो वहाँ से नहीं जा रहा है, बल्कि इंडिया से जा रहा है ये वीट और राइस और ये सब। फिर न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इंडिया ने बहुत अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खोले, बनाए, लेबोरेटरीज बनाई, पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर पावर का पीसफुल उपयोग करा जाए। भाई न्यूक्लियर पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन करा जा सकता है, उसका बहुत ज़्यादा वो कम रिसोर्सेज से वो प्रोड्यूस करा जा सकता है, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा लगती है। और दूसरा काम जो है, दूसरा जो मुश्किल आती है वो है न्यूक्लियर वेस्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ करा जाए, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इन कंपैरिजन टू जो आपकी बिजली दूसरे, यानी कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है, यानी कि आप कोयला जला के या पेट्रोलियम जला के आप बनाते हो, उसके कंपैरिजन में बहुत चीप और बहुत कम रिसोर्सेज यूज़ करके बनाई जाती है, और बहुत ग्रीन एनर्जी रहती है न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना बहुत मुश्किल है। सिमिलरली सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वेव एनर्जी जो है वो भी बहुत अच्छी है एंड रीन्यूएबल है, ग्रीन भी है। तो खैर अभी हम उस पे नहीं आ रहे हैं, अभी हम न्यूक्लियर के ऊपर हैं। तो न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, लेबोरेटरीज़ बनाए गए पीसफुल पर्पस के लिए, न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इंडिया ने कामयाबी हासिल करी और बहुत आगे बढ़ा। अल्ट्रा मॉडर्न न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस बनाए इंडिया वालों ने, इंडिया के साइंटिस्ट ने, न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने और इंजीनियर्स ने अपने दम पर बनाए। 2 न्यूक्लियर टेस्ट भी करे, पोखरण में राजस्थान में, और इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाया। तो साइंटिफिक टेक्निकल डेवलपमेंट के अंदर दूसरा आता है हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में कहाँ हम एक इमेज देखते हो, एक फ़ोटो देखते हो कि साइकिल के कैरियर के ऊपर एक छोटा सा रॉकेट जैसा चीज़ उठा के 2 आदमी लेके जा रहे हैं। वो इंडिया का फर्स्ट रॉकेट था, इसरो का, जो आपको उस फोटो में दिखाया जाता है। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है इसरो की। और आज के दिन इसरो जो है GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV, GSLV, ये सब बना चुका है और दुनिया में बहुत आगे है। और चांद के दूसरे साइड जो है डार्क साइड ऑफ मून, वहाँ पे भी इंडिया लैंड कर चुका है सक्सेसफुली, जो दूसरी कंट्रीज़ अभी तक नहीं कर पाए हैं। बहुत सारी सैटेलाइट्स इंडिया ने लॉन्च करी, लेकिन जर्नी स्टार्ट होती है 1975 में सैटेलाइट्स की। आर्यभट्टा 79 में भास्कर, 1979 में रोहिणी। ये सब सैटेलाइट क्या थे? ये सब सैटेलाइट काम आए न्यूक्लियर टेस्ट में,
टेलीकास्टिंग यानी कि जो टीवी आप देखते हो वो टेलीकास्ट करा जाता है। एजुकेशन भी दूर दराज के एरियाज़ में जहाँ पे टीचर नहीं होते, स्कूल नहीं होते, वहाँ पे थ्रू टेलीविज़न, थ्रू रेडियो एजुकेशन दी जाती है। तो उसमें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी काम आती है। वेदर प्रोडिक्शन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, रिमोट सेंसिंग सिस्टम, मिनरल एक्सप्लोरेशन, यहाँ पे इस लैंड के नीचे मिनरल हो सकता है कि नहीं हो सकता, और वो कितनी क्वांटिटी में रहेगा, वो थोड़ा हेल्प मिल जाती है मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए। टेली कम्युनिकेशन, जो आप फ़ोन, मोबाइल ये सब जो यूज़ करते हो, ये भी सैटेलाइट के थ्रू ऑपरेट होते हैं। यानी कि टेली कम्युनिकेशन के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टू कंप्यूटर लिंक जो होता है वो भी आपका सैटेलाइट के साथ होता है। इंटरनेट भी सैटेलाइट के साथ होता है। मोबाइल, स्मार्टफोन तो ऑलरेडी टेलीकम्युनिकेशन में आ ही गया, लेकिन फिर भी मोबाइल एंड स्मार्टफोन, फिर टैबलेट, फैक्स। फैक्स अब कोई यूज़ नहीं करता है, अब पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, एक ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हो गई है, लेकिन फैक्स भी था एक ज़माने में। फिर ईमेल जो आप आज के दिन भी यूज़ करते हो, ट्विटर जिसको अब आप एक्स का नाम दे दिया गया है, व्हाट्सएप, ये सब कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं जो काफ़ी अच्छे यूज़ होते हैं। एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन, कार्बन क्रेडिट, ऐसे सब चीज़ में ये सब काम आते हैं। तो फिर हम आते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होती है इंडस्ट्रीज़ में, एनर्जी में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में। इस सब में इंडिया में कॉन्टीन्यूस रिसर्च और डेवलपमेंट हुई और इंडिया काफ़ी आगे बढ़ गया है। फिर मेरीन रिसर्च, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हार्बर डेवलपमेंट। अब इंडिया सिर्फ इंडिया में हार्बर नहीं बनाता है, अब फॉरेन में भी जाके हार्बर बनाता है, पोर्ट बनाता है। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में भी इंडिया बहुत आगे निकल गया है। अब आपने सुने होंगे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब की शुरुआत वहाँ से ही हुई है। जब इंडिया आज़ाद हुआ तब से ये कोशिशें हुई हैं, जो आज के दिन जाके इंडिया को इसमें कामयाबी मिली है। और विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी इंडिया आगे आगे बढ़ रहा है। इंडिया जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसमें आगे बढ़ जाता है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसमें बेशक इंडिया से आगे लोग रहे हों, लेकिन जो नए सेक्टर आ रहे हैं उसमें इंडिया आगे आ रहा है। जैसे अगर पेट्रोलियम इंडिया में नहीं था तो नहीं था, अब मिल रहा है पेट्रोलियम, जब पेट्रोलियम जा रहा है तब मिल रहा है इंडिया में। लेकिन सोलर पावर, ऐसे सब चीज़ें, या रीन्यूएबल एनर्जी, इस सब में इंडिया आगे है। इंडिया से ही दुनिया भर का सोलर वो हब बन रहा है। और फिर 21 जून जो है वर्ल्ड योगा डे, यूएनओ ने माना कि ने एक्नॉलेज किया और स्थापित किया कि 21 जून वर्ल्ड योगा डे बनाएगा। ये क्या दर्शाता है कि इंडिया अब ग्लोबल प्रेजेंस में आ रहा है और इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यही दर्शाता है ना, तभी यूएनओ को भी एक्नॉलेज करना पड़ा। तो इसी के साथ हम अंत पर आते हैं। एंड अंटिल द नेक्स्ट चैप्टर, विश यू ऑल द बेस्ट। अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।